तो बेटा देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट ये एक पार्ट रह गया था। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जनरली क्या देखते हैं? हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सुनो। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहला चीज। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, है ना? सरफेस एरिया, एरिया इन कांटेक्ट। अब हर चीज के अपने इंपॉर्टेंस है। जैसे सरफेस एरिया इन कांटेक्ट का जब भी बात करते हैं तो कहां पे डिस्कशन होता है? आइसोमर के केस में। अब जैसे मान लो 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, लीनियर अरेंजमेंट कर दिया और एक मैंने ब्रांचिंग कर दी, तो नेचुरली ये थोड़ा स्फेरिकल टच लेके चलेगा और ये क्या होगा? जिगजैग ही होगा, क्योंकि sp3 हर जगह पे है। तो जब भी आप दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओगे तो कहीं ना कहीं एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने से होता क्या है कि किसी भी मोमेंट पे किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होने से एक साइड स्लाइटली पॉजिटिव और एक साइड स्लाइटली नेगेटिव होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भी मानो तो एट ए टाइम वो इस साइड या इस साइड, कहीं तो एक साइड डोमिनेटिंग होगा घूमने के मामले में, प्रोबेबिलिटी के मामले में। तो मान लो इस साइड है तो नेगेटिव हो गया और इस साइड कैसा हो जाएगा फिर? तो जितना कांटेक्ट होगा तो फिर क्या होगा? कांटेक्ट होने से इधर 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 नेगेटिव आएगा, इधर इधर पॉजिटिव आएगा, और ये छोटे 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 जो फोर्सेस बनते हैं इसी को क्या बोलते हैं? लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। और इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने का मतलब ही यही है, इसके 2 पार्ट ऑटोमेटिक एडेड हैं। एक तो नीचे जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन। दूसरा, पोलराइज होने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आसानी से इंडक्शन होगा। यहाँ प्लस है तो इजिली यहाँ माइनस डेवलप कर पाएगा। अगर सोचो हार्ड हो गया, ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहता, जैसे फ्लोरीन। सबसे डिफिकल्ट किसको पोलराइज करना है बताओ? किसके इलेक्ट्रॉन को? जिसने अच्छे से टाइटली होल्ड कर रखो अपने इलेक्ट्रॉन को। कौन होता है वो? फ्लोरीन। ऑक्सीजन। इस वजह से देखोगे तो जितने ज्यादा फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है मोस्टली गैस होते हैं। जैसे SF6 इज अ गैस, मालूम है ये? CF3 इज अ गैस। यहां तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ CH3 एंड CF3 ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट आपके हिसाब से किसका ज्यादा आएगा? तो नॉर्मली अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से देख लो तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से CF3 इज वे मोर हायर देन CH3 इजंट इट? रियलिटी में CH3 का होता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेबिलिटी। F and oxygen are difficult to polarize, quite difficult to polarize, and specifically F के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, SF6 is a gas, UF6 यूरेनियम तो अकेले ही इतना भारी होता है, 6 फ्लोरीन लग जाए तो भी वो गैसेस होता है, क्योंकि UF6 बन जाने के बाद चारों तरफ जब सल्फर फ्लोरीन आ जाएगा तो दूसरे साइड में भी ऐसे ही आने वाला है, और ये पार्ट इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा। नहीं पोलराइज करेगा तो इधर प्लस से इधर माइनस डेवलप नहीं हो पाएगा, तो अच्छा उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक पॉइंट से याद नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जरूर है मॉलिक्यूलर वेट, बट इन सबके अपने इंपॉर्टेंस है। और एक बात मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाता है कि कई बारी तो अपने से डबल और ट्रिपल मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस से भी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जहां पे OH की डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड हो, NH की डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड हो, है ना? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ये है? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं है, ये तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर क्यों बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये बॉन्डिंग जरूरी है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से अटैच होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा। यहाँ चार्ज का जो एक्सटेंट है वो बहुत हाई क्रिएट होगा, और चार्ज का एक्सटेंट हाई क्रिएट होगा तो दूसरे ऑक्सीजन जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनके बीच में दिस इज H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं।
तो आप सोचो कई सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेगा, ऐसे दूसरा ये भी जोड़ लेगा, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो हाइड्राइड्स में H2O, H2S, H2Se, H2Te, इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना क्या चाहिए था, ऐसा, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। बट बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, आपको मालूम है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। और मैं बताऊं ये सब के सब गैस होते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है H2O इज लिक्विड वेयर एज H2S इज गैस, ऐसा क्यों? तो क्या आंसर होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट करके लिखो ये बात, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O is liquid whereas the other hydrides are gases due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखो सब नोट कर लिया सबने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब दिमाग में बिठा के रखना है। हाँ ठीक है मैं छोड़ दूं, क्या चीज, कौन पोलराइज क्यों हो रहा है, चेन वाला क्यों पोलराइज हो रहा है? देखो इसमें ऐसा है कि किसी भी मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इतना एज्यूम करती हो कि अगर वो एक ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी मोमेंट पे किसी एक साइड डोमिनेटिंग हो सकता है, ये सुनो, इट इज जस्ट अबाउट द मूवमेंट ना, सोचो ऐसे घूमते घूमते इस साइड में ज्यादा डोमिनेटिंग है इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, इस साइड में कम, जिधर कम होगा उधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जिधर ज्यादा है उधर पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो ये प्लस जब दूसरा एटम उसके नजदीक आएगा तो प्लस विल ट्राई टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, अरे बाबा इंडक्शन पढ़ा है ना, प्लस विल ट्राई टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इंडक्शन का एक्सटेंट है ना, ये पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, चार्ज इनटू साइज, ध्यान है, कोवेलेंट कैरेक्टर में भी हमने देखा था पोलराइजेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनटू साइज। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा एटम है, अगर आप उसको F माइनस एज्यूम भी करते हो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो पोलराइजेबिलिटी नीचे जाकर के इंक्रीज करेगी। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जैसे यहां प्लस आया तो फ्लोरीन कैन नॉट इमीडिएटली जनरेट नेगेटिव ओवर हियर, क्योंकि दूसरे फ्लोरीन इंडिपेंडेंट है उससे, तो ये प्रॉब्लम आता है, जब इधर नहीं नेगेटिव आएगा तो अच्छा फोर्स नहीं लग पाएगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट पोलराइजेबिलिटी। तो जितने ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतने ज्यादा छोटे छोटे फोर्सेस डेवलप होंगे ना पूरे सरफेस एरिया में, इसलिए मैंने बोला सरफेस एरिया इन कांटेक्ट इज नेसेसरी। चलो भाई हेडिंग डालो, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखो जितना डिटेल में हमने हैलाइड्स एक्सप्लोर किया था, जितना डिटेल में हमने हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को एक्सप्लोर किया है, उतनी डिटेलिंग यहाँ नहीं, यहाँ मोस्टली आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, कलर, इन सब के बारे में ही है ना। तो हैलाइड्स, चलो ये बताओ, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या सेलेनियम हो, टेल्यूरियम हो, पोलोनियम, इन सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, NH2 NP4। अब बताओ NP4 होने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 and 4, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में ये कितने हेलोजन से बाइंड करेगा, ओनली 2, अरे बोलो ना। तो इसलिए इनका जो सबसे कॉमन हैलाइड होता है वो होता है MX2 टाइप,
इन द ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैं बोलूं कि भाई एक्साइट करना है, तो एक्साइट करोगे यहां पे NH2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बनाऊं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा बेटा? अगर उसके पास D है तो, क्योंकि D नहीं है तो ये होगा ही नहीं। D किसके पास नहीं है? ऑक्सीजन के पास नहीं है, उसको छोड़ दो, बाकी उसी का तो एनॉमलस बिहेवियर होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड में क्या होगा? ये पंप होकर के बाहर की तरफ चला जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे क्योंकि आधे लोगों को यही नहीं पता चलता है। तो सेकंड क्या बन जाएगा? MX4। आ रहा है बात समझ में? पहले MX2 डेवलप होगा, फिर MX4। और कितने लोग कह रहे हैं अगर से सेकंड एक्साइटेड स्टेट करना हुआ तो ये भी उठ के उधर चला जाएगा। तो कितने लोग बोल रहे हैं हर बार एक्साइटमेंट में एक नहीं, हाँ जी, 2 बढ़ जाते हैं। कितना हो गया? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा ये? MX6। चलो ये तो हो गए मोस्ट कॉमन हैलाइड, जिसमें देखो मैंने बोला है कि सेंट्रल एटम एक, बाकी सब हेलोजन। देर आर चांसेस कि भाई जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं एक केस लेके समझाता हूं, सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, तो HCl2 तो बनाएगा ही, SF2 तो बनाएगा ही बेटा, समझ रहे हो? अब उसमें स्टेबिलिटी का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल, इसका बारे में। कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सल्फर सल्फर का कैटिनेटिंग पावर होता है, तो सल्फर आपस में जुड़ के फिर क्लोरीन हो सकता है लगा दे। तो देखो इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इधर इंगेज हो गए, एक इधर, और इसका भी 2, एक इधर और एक इस साइड। तो ये क्या हो गया? H2Cl2। जैसे याद करो O2F2 बनता था। तो इसमें हम ये भी लेके चल सकते हैं कि M2X2, या फिर जिसको हम मोनोहेलाइड बोल सकते हैं MX, बट ऐसे लिखना गलत है। करेक्ट तरीका यही है लिखना, ये तो एम्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो, राइट? तो आप लिख लो ये भी बनता है M2X2 ऑल्सो, एग्जाम्पल में ये लिख लेना। और आपके पास ये भी है, O2F2 भी है, ये भी एग्जाम्पल है। हालांकि आप O2F2 को बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में रखोगे, हाईली अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन आप देख रहे हो कितना लोन पेयर है वहां पास पास में। चलो क्वेश्चन लिखो आप। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड, अच्छा लिखोगे अभी? लिख लो, अच्छा पहले नोट कर लो।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? आप लिखो क्वेश्चन। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन electron pair geometry around central atom and the shape of the molecule and the shape of the following halides, shape of the following halides, shape of the following halides। सबसे पहला OF2 OCl2 SF4 S2Cl2 SCl2 SF6। मैं चेक करूंगा मॉलिक्यूल सारे लोगों का ना, ढंग से बना के दिखाना है। कितने लोगों का हो गया हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी खत्म करो। चलो अगर मैं ज्योमेट्री बोल ही रहा हूं तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड लिटिल बिट। PCl3F2 एंड PF3Cl2, इनका भी आप ऐड कर लो। एंड यू हैव टू टेल मी, और एक चीज ऐड कर लो, यू हैव टू ऑल्सो टेल वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर। तो हर केस में आपको पोलर नॉन पोलर बताना है। इफ इट इज पोलर और नॉन पोलर, एंड ऑल्सो चेक देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक और मतलब सारी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। जल्दी करो।
You have to mention whether they are polar or non-polar against each molecule. हाँ जी, सारे के लिए बताना है, पोलर नॉन पोलर सबके लिए बताना है, और साथ के साथ मैंने बताया उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी, इफ दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। करो डिस्कस बेटा, हो गया सबका? हाँ, आओ चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम OF2 बताओ। 2 lone pair, 2 bond pair, hybridization sp3, electron pair containing geometry tetrahedral, molecular shape will be angular, bent, you can name it anything ना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, फिर से सुनो ध्यान से, whenever we are talking about shape or structure, in that case you are supposed to consider only the atomic arrangement around central atom। तो एटम का अरेंजमेंट ऑक्सीजन की तरफ कैसा है, इधर फ्लोरीन है इधर फ्लोरीन है, तो ये एक एंगल है, बेंट है, उल्टा कर दोगे तो वी जैसा बन जाएगा, इसलिए इसका नाम ऐसा है। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर को भी ध्यान दोगे तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल, तब ऐसा है बिल्कुल, है ना। इन दैट केस इट इज लाइक दिस। परफेक्ट नहीं है, आप समझ सकते हो, क्योंकि आइडेंटिकल रिपल्शन नहीं है, अदरवाइज हर एक एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर है ना। तो अब ये दोनों लोन पेयर है, इमेजिन करो ये दोनों लोन पेयर मैं ना देखूं, सिर्फ एटम को देखूं, तो ये वी शेप है, बेंट है, एंगुलर है, आप इसको जो भी नाम दे लो। सो दैट्स हाउ इट इज।
बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक बेटा? इज इट पैरा और डाया? एक बात बताओ, इसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? क्या ये डाई एटॉमिक स्पीसीज है? नहीं सर, ट्राई एटॉमिक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ड्रॉ करने से ही पता चल जाता है देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायामैग्नेटिक। अच्छा बताओ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं? दे आर, हाँ, वीकली रिपेल्ड, दे आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायामैग्नेटिक। नाउ लाइकवाइज OCl2 इज ऑल्सो देयर, कोई डिफरेंस नहीं है? बोलो। HCl2 भी वैसा ही है? हाँ बोलो। डायमैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि देखो, पहली बात तो पैरा हम इसको बोलते हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक मीन सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो, ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल थे और दोनों में पेयरिंग हो चुकी है। ये जो मैंने ऐसे दिखाया है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 बॉक्स। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी ना। ओ पैरामैग्नेटिक होता है इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक फॉर्म। अब मेरी बात सुनो, यहां पे हो गया ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ला करके यहां पे क्या कर दिया? पेयरिंग। और यहां पे भी लाके क्या कर दिया? पेयरिंग। जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो ऐसा बोलते हैं ना, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो द मोमेंट दे ओवरलैप दे बेसिकली पेयर देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड बनाने का पर्पज ही होता है कि अनपेयर्ड को पेयर कर दे। और बाकी ये और एस वाला तो पेयर्ड था पहले से ही, ये दोनों थे, तो ये दोनों फ्लोरीन ने आकर के पेयरिंग करा दिया। तो यहां बॉन्ड में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो बॉन्ड में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना। बॉन्ड में तो अनपेयर्ड बच ही नहीं सकता भाई, यू आर सपोज टू शो इट अनपेयर्ड। तो यहां काउंट कर लो, अगर यहां ऑड इलेक्ट्रॉन बचता, जैसे NO2 का केस था, एन डबल बॉन्ड किया और पूरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। अब भाई इस साइड देखो तो आपको कहीं पे भी अनपेयर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन यहां तो है ना 5 इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक, है ना। और जब डाई एटॉमिक हो जाए तो मैंने बोला कई बारी ना, आप ऑड इवन से नहीं देख पाओगे। ऑड है तो कंफर्म पैरा है, लेकिन इवन नंबर है तो कितने लोग कह रहे हैं इवन नंबर के केस में पूरा बना करके फिर देखना पड़ता है कहीं हमारे पास अनपेयर्ड बचा या नहीं। जैसे O2 के केस में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, तो करोगे तो लास्ट में पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p1 1 आया था। तो ये पैरामैग्नेटिक O2 था। अब खैर यहाँ पे O2 नहीं है, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल OF2। गॉट इट एवरीवन? तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल, जितनी कहानी इसके लिए लिखी है वही चीज इसके लिए, सेम इसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेम ही ग्रुप का, सॉरी 2 लोन पेयर है। H2Cl2 कितने लोगों ने बना लिया? अच्छा ये बताओ, ये तीनों स्पीशीज पोलर है या नॉन पोलर? हाँ, पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर कितने लोग बोल रहे हैं? बताओ। राइट आंसर इज पोलर ओनली। ऐसी गलती नहीं करना तुम लोग, ऑल आर पोलर। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। नाउ कमिंग टू H2Cl2। अच्छा वैसे मैं आपको बताता चलो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बहुत डेंजरस मॉलिक्यूल है ये। मतलब ये नहीं, ये सोर्स है डेंजरस मॉलिक्यूल बनाने का। नटोरियस मस्टर्ड गैस, कितने लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला? व्हाट इज मस्टर्ड? कॉमन नेम की लिस्ट में मैंने आपको बहुत 3-4 साल पहले जब आप आए थे यहाँ त्रिज्ञा में, तब मैंने दिया हुआ था। याद आ रहा है आपको? 4 साल पहले? नहीं, सुधर जाओ थोड़ा तुम लोग। मस्टर्ड गैस कितने लोगों को मालूम है? नटोरियस मस्टर्ड गैस नहीं मालूम है? चलो कोई बात नहीं। तो उसका सोर्स है ये HCl2। दिस इज रेड कलर। अच्छा एक और बात बताता हूं, ये येलो होता है। इनफैक्ट मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विच हैव सल्फर सल्फर लिंकेज एंड रिलेटिवली एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्टली दे आर येलो कलर।
जैसे सल्फर S8 वो भी येलो ही होता है। तो ये भी यहां पे देखो सल्फर सल्फर लिंक के जाएगा ना SS, और ये होता है रेड कलर का। इसको बनाते कैसे हम लोग? हाँ जी, जब आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बोला, जैसे H2O2 का बनाते सबसे हाफ। और ऐसा करने से एक चीज होता है कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल H2O2 के जैसा ही, बिल्कुल जैसे, मतलब ये एक तो किताब ऐसे पूरी ओपन हो गई, ऐसे नहीं है, वो इस एंगल पे है, मतलब दैट इज नॉट 180 डिग्री। इनके बीच में एंगल, ये दो पेजेस के बीच में एंगल 180 नहीं, रफली अराउंड 95 टू 100 के बीच में एंगल रहता है। तब आप इमेजिन करो, एक आपका सल्फर क्लोरीन बॉन्ड इधर है और एक सल्फर क्लोरीन बॉन्ड इधर है, और बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो क्या ये कभी भी नॉन पोलर हो सकते हैं? नहीं। ये अगर बिल्कुल ऐसे होता तो ये वाला बॉन्ड इसको कैंसिल कर देता डाइपोल के फॉर्म में। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो इसलिए दिस इज अगेन पोलर जस्ट लाइक H2O2, just like H2O2 it is a polar molecule. So H2Cl2 is a polar molecule, and as I told you, yellow in color. बनाते कैसे हैं भाई इसको? तो सल्फर मोल्टेन, लिक्विड सल्फर यानी मोल्टेन रहना, इसको अगर आप क्लोरीन गैस इसके अंदर बबल कर दो, bubble the chlorine in molten sulfur, then it will form H2Cl2. H2Cl2 is formed when chlorine is bubbled through molten sulfur. नोट करके लिख लो ये बात। H2Cl2 येलो लिक्विड है और ये रेड लिक्विड है ना, ध्यान रखना, दिस इज येलो लिक्विड एंड दिस इज रेड लिक्विड ना। येलो कलर यहां से याद रखना, जहां पे सल्फर सल्फर का लिंकेज होता है वो मोस्टली येलो ही होता है। अच्छा, एक और बात देखो मैं बताना, सल्फर के कंपाउंड ना बहुत ही गंदा स्मेल करते हैं, समझ रहे हो? आप देखो, ये जो हमारे पास घरों में सिलेंडर आता है, उसके अंदर सल्फर का इंप्योरिटीज डालते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके वजह से ही वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी बदबू आती है ना, उसकी वजह से ही, ताकि आप ये समझ पाओ कि भाई लीकेज हो रहा है। अदरवाइज पता चला गैस खुला है, क्योंकि नॉर्मल जो आपके पास ब्यूटेन है या फिर प्रोपेन है, ये सारे गैसेस का कोई खास कलर होता नहीं है, तो वो लीक हो रहा है, पूरे घर में फैल गया, आपको आइडिया भी नहीं है, आपने माचिस लगाई और अगले दिन न्यूज में आ गया। तो समझ रहे हो? तो ये चीज ना हो, इसके लिए उसके अंदर ऐसी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, ताकि आप चौथे घर में भी रहो तो स्मेल आप तक आ जाए और आपको समझ आ जाए कि नहीं लीकेज हुआ है। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर हैविंग रियली, आई मीन, बैड ऑर्डर। तो आप लिख सकते हो कि इसका और इसका दोनों का ही ऑर्डर बहुत पुअर होता है, लिख लो, दे हैव बैड ऑर्डर, पंजेंट स्मेल, रिवोल्टिंग, इसमें लिखा हुआ है जो वर्ड ना बुक में, उसमें लिखा हुआ है रिवोल्टिंग ऑर्डर। अब ये रिवोल्टिंग ऑर्डर मतलब यार पंजेंट लिख लो, दैट्स इट ना। H2S का तो सबको वेल नोन है। हाँ जी, H2S, rotten egg smell. Most of the sulfur containing compounds have bad odor, right? So I told you how H2Cl2 is formed. It is formed when chlorine is bubbled through molten sulfur. Chlorine is bubbled through molten sulfur. बताता हूँ अभी WW1 का मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाता हूँ, कहाँ गया ये, मैं ढूंढ रहा था। बिल्कुल बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनते रहो बस। ये नोट कर लिया ना रिएक्शन? ठीक,
हाँ जी। नाउ कमिंग टू SF4। SF4 कितने लोगों ने बनाया, हाथ उठाओ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, इसमें मिस्टेक कर सकते हो। चलो बताओ, SF4 के अंदर 1 लोन पेयर विथ 4 फ्लोरीन आ गए। अब भाई अगर 4 फ्लोरीन और एक ये, तो टोटल नंबर 5 हो गया। तो कितने लोग को याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए इसका? ट्राइगोनल। बहुत अच्छी बात है, इतना याद रख रहे हो तुम लोग तो। यहां सल्फर, अब बताओ मैं लोन पेयर किधर रखूं? इक्वेटोरियल ट्रायंगल वाले पे या अप एंड डाउन में? ऑलवेज याद रखना, टोटल नंबर 5 अगर आ जाए स्टेरिक नंबर। व्हाट इज स्टेरिक नंबर? हाँ जी, लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे, प्लस साइड एटम्स कितने, उनकी गिनती कर लो। वैसे साइड एटम्स या सिग्मा एक ही बात होता है, क्योंकि एक साइड एटम एक ही सिग्मा बनाता है। तो लोन पेयर एक था, 4 फ्लोरीन एटम से टोटल नंबर 5 हो गया। तो स्टेरिक नंबर 5 आ जाए बेटा। लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, फर्क नहीं पड़ता है, सारे इसी ट्रायंगुलर पोजीशन पे ही बैठते हैं। ये एकदम याद रखना, और यही केस एग्जाम में बहुत पूछता है ना, क्योंकि यही दिमाग से भूल। अभी 1 तक तो फिर भी आप थोड़ा बहुत सोच पाओगे, जैसे ही डबल आएगा ना, तो जो लोग बहुत लॉजिकल अप्रोच रखते हैं उनको ये दिखाई देगा कि लोन पेयर यहां रखो तो बहुत दूर है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रांग होता है, और वहीं गलत कर जाओगे। अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो भी ट्रायंगुलर पोजीशन पे है, और ये चीज हमने बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया है। तो अभी याद कर लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उतना आप पूछता नहीं है एग्जाम में। पूछेगा भी तो आपके पास ऑप्शन पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें कौन सा बेस्ट लग रहा है ना। तो ये याद रखना, 1 हो या 2। अब बताओ, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि, हाँ जी देखो ये कुछ इस तरह का चीज हो गया। I have one more. Now you remove the green lone pair. रिमूव करोगे मोटू? तो ये देखो कैसा बन गया। तो एक तरफ मान लो साक्षी बैठ जा रही है, एक तरफ प्रीति बैठ जाए, तो ऐसे खेलो पार्क में तुम लोग। दिस इज सी सॉ अरेंजमेंट। अंडरस्टूड? मान लो एक तरफ सिमरवीर बैठ गया, तो फिर ये ऑलवेज सॉ हो जाएगा, ये यू कैन नेवर सी इट। ओके, तो याद रखना दिस इज सी सॉ अरेंजमेंट। अच्छा, अगर मान लो दोनों तरफ, अरे वो स्ट्रांग है, उसको तुम लोग क्या समझ रहे हो? मजाक बात है क्या? अनमोल को तो ऐसे ही कैच कैच खेलने लग जाए, अनमोल को तो इधर से उधर, उधर से इधर। देखो अगर मान लो 2 लोन पेयर आ गए बेटा, तो दोनों हटाओ मोटो जल्दी। अब कैसा बन गया ये? हाँ जी, बेंट रहता है थोड़ा बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। द बेंट टी या एरो शेप बोलते हैं। वापस लगाओ जैसे मैंने लगाया था। अरे गिर जाए। और तीनों अगर आ गए लोन पेयर, तो इंटरेस्टिंग है, अगर तीनों लोन पेयर आ गए ना, परफेक्टली लीनियर होगा, क्योंकि इधर से इधर जितना रिपल्शन लग रहा है उतना ही ऊपर से नीचे लग रहा है। तो इसलिए आप देखो, हमने कुछ ज्योमेट्रीज करी हुई हैं, XeF2, I3 माइनस, ICl2 माइनस, ये सब वैसे एग्जाम्पल हैं वेयर वी हैव 3 लोन पेयर एंड तीनों के तीनों यही ट्रायंगल पोजीशन पे बैठेंगे, तो इट विल बी परफेक्टली लीनियर। याद रहेगा ना? तो चलो ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग हमारा रिवाइज हो गया। अब क्या चाहिए दो यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो इसको। हाँ जी, सो नाउ द SF4 मॉलिक्यूल विल बी सी सॉ। लिख लिया सबने ना? ओके बेटा, नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड मॉलिक्यूल SF6। कैसा होगा बताओ? ये स्क्वायर बाइपिरामिडल सही है टेक्निकली, बट उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? अच्छा, गेस करो इन सारे फ्लोराइड्स में कौन सी ऐसी हैं जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कौन सी गैस होगी? तो आंसर है SF6, क्योंकि चारों देखो SF6 होते ही ये नॉन पोलर हो गया, बाकी सब पोलर थे। देखो ना, सल्फर इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर दिया।
अब बताओ क्या इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन है? नहीं है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, SF6 को गर्म करो टूटता ही नहीं है। वहीं अगर आपने PCl5 को गर्म कर दो तो टूट जाता है। रीजन वही है कि अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो आप जब भी गर्म करोगे तो जो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है रिलेटिवली ये ब्रेक कर जाता है। और एक और रीजन दे सकते हो कि भाई फ्लोराइड्स का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड, तो गर्म करने पे ये ब्रेक इसलिए भी कर रहा है क्योंकि एक तो बॉन्ड भी कमजोर है ना। सो ऑक्टाहेड्रल गैसियस फेज, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये गैस होता है, दिस इज गैस। हाँ जी, अमॉन्ग ऑल द फ्लोराइड SF6 इज गैस। आ रहा है बात समझ में? मिटा दूं ये नोट करके लिख लेना। नाउ कमिंग टू द लास्ट टू, कर लिया इसको भी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो इधर ध्यान से, किसकी बात मैं कर रहा हूं? PCl3F2 एंड PCl। तो देखो फॉस्फोरस के या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बेटा हमेशा याद रखना कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, these positions are occupied by less electronegative group, यहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा रूल बोलते हैं भाई इसको? हाँ, ड्रैगोस रूल। ठीक है, रूल मत याद रखो, बस ये याद रखो इधर वाले पोजीशन पे आए। अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं ऐसा क्यों है। इधर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इधर हाई। देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या चाहते हैं? बॉन्ड जिस ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप कर रहे हैं उसको अच्छे से पोलराइज करें, अच्छे से खींचे। और आपको मालूम है कि इधर वाला जो साइड है ये मोरलेस sp2 जैसा है, और ये वाला जो साइड है इधर pz एंड dz स्क्वायर का कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इस वाले बॉन्ड के अंदर s कैरेक्टर बहुत कम है और इधर वाले में s कैरेक्टर बहुत ज्यादा। s जितना ज्यादा होगा उतना अपने बॉन्ड को वो, अपने ऑर्बिटल को वो रिटेन करना चाहेगा, इजीली छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि s की अपनी न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए इधर वाले साइड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आकर के बाइंड करते, क्योंकि इधर से वो इलोंगेट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रहेगा ना। सो ऑन द एक्सियल साइड वी हैव टू पुट द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर या बिगर एटम, ये सब एक ही बात है। बड़े एटम डालोगे तो नेचुरली उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो इसलिए हम लोग इधर वाले साइड में रखेंगे टू वर्ड रिपल्शन। सो याद रखो, तो P बताओ यहां पे कौन सा आएगा? PCl3F2, दैट विल बी लाइक दिस, और ऊपर नीचे क्या होगा? FF। क्या ये पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। लेकिन वही अगला वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन तो है बट 3 फ्लोरीन है, तो एक नीचे फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान रखना ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, दिस इज, हाँ जी, पोलर, पोलर ना, दिस इज पोलर। नोट कर लिया? बोले अब मैं आपको दिखाता हूं, मिटा दो इसको, हाँ नोट कर लो, इधर वाला मिटा दो ना ये। देखो भाई ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि सल्फर को मोल्टेन स्टेट में लेके आओ और क्लोरीन उसके थ्रू बबल करो तो आपको H2Cl2 येलो लिक्विड बनेगा, है ना।
फिर बोलते हैं कि अगर H2Cl2 को फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एज अ कैटलिस्ट, तो ये HCl2 का फॉर्मेशन करता है जो कि रेड लिक्विड होता है। एंड दे ऑल हैव, एज आई टोल्ड यू, बैड ऑर्डर, राइट, पंजेंट स्मेल होता है। और यही जो HCl2 है, देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बताओ क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है ना। मान लो मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट करूं कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आकर के यहां अटैक करे, तो क्लोरीन का बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी convert this into CH2 CH2Cl and this side also CH2 CH2Cl, और यही है बेटा वो नटोरियस मस्टर्ड गैस। लिख लो ये। अगर इसका बॉडी पे नॉर्मली अगर आप स्प्रे भी कर देते हो ना तो ब्लिस्टर्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इसके वजह से। तो दिस इज हाईली पॉइजनस एंड इट वाज यूज्ड इन WW1, वर्ल्ड वॉर 1। WWE समझ में आ रहा है, यही बचपन से देखते आए हो तुम लोग। वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुआ था, लिख लो, एक्सट्रीमली पॉइजनस। हाँ जी, नटोरियस मस्टर्ड गैस, स्पेलिंग खुद से लिखो जी तुम लोग, नटोरियस मस्टर्ड गैस, यही है मस्टर्ड गैस। उसके जैसा स्मेल होता होगा और मे बी शायद येलो कलर रिजेंबल करता है उसको। कौन सा? नहीं, नॉट दिस वन, जो मस्टर्ड के फ्लावर्स होते हैं वो येलो। ये इसका प्रॉपर्टी लिख लो भाई, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, राइट इट डाउन, लिक्विड ड्रॉपलेट्स containing mustard gas causes severe blistering in the skin. Liquid droplets containing mustard gas causes severe blistering in the skin followed by death. ओके, कितना डेंजरस है भाई ये, सोच लो, इतनी खतरनाक चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए हमें गलती से। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी नहीं मालूम हो और सल्फर के साथ खेल रहे हो आप लोग, बताओ एकदम कौन करेगा? ये वही दोनों में से तो रहे होंगे कोई लड़ाई में, इन्हीं सब में। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को लास्ट टाइम, मुझे ध्यान है, मैंने चैनल पे इसके नोबेल प्राइज के बारे में डाला था ना, उनकी स्टोरी बहुत है, बड़ा मन है मेरा एक दिन नैरेट करने का। मिस्टर नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज मिलता है ना, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। आई मीन ट्रैजिक स्टोरी क्या है, मतलब ऐसा लगे अभी लग करके कितनी रिस्पेक्ट आती है ना कि यार नोबेल प्राइज है, किसी बंदे ने अपनी पूरी, ऑलमोस्ट पूरी आप बोल लो, जितना भी उसने लाइफ अर्निंग किया था चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, वहीं से तो नोबेल प्राइज आया ना, कि पूरे वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उनको आपको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इतना वेल्थ है ना कि उसके इंटरेस्ट से ही साइंटिस्ट वगैरह को इतने पैसे मिलते हैं ना, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है उनको। लेकिन उसकी जो अर्निंग का फेज है ना, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बस टाइम कभी मिले तो मैं एक बना करके क्लिप डालता हूँ तुम लोगों के लिए, मिल जाए बस करूंगा। कौन सा? तो ये बन जाएगा ना, ये तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, ग्रिग्नार्ड एक तरफ डाल करके या कुछ करके, मतलब न्यूक्लियोफिलिक। हाँ जी, मैं बता रहा था कि उसका यूज करके ये बनाते हैं। चलो प्यारे बच्चों, वी आर डन विथ नोट करके लिखो ये बात, SF4 is
highly reactive, whereas SF6 is inert. अब आप समझ रहे होगे ये नॉन पोलर हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्फेरिकल हो गया, तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है किसी के साथ। ये SF4 आपको मालूम है कि ये पोलर है, सीसॉ है, तो ये रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि देखो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल करके एक टॉपिक आपको बताया, या अगर आपने पढ़ा हो पहले से तो थोड़ा आइडिया होगा, नहीं तो आप याद करके रखो कि अल्कोहल से जब कभी भी हमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाना हो तो वी कैन यूज दी स्पीसीज लाइक SOCl2, PCl3, PCl5। ये बड़ा रेडीमेड सा चीज है ना, फिक्स्ड है एकदम की, मतलब याद रखो यही बनता है। लेकिन अगर आप यहीं से चाहते हो कि मेरे को फ्लोराइड बन जाए तो इनमें से कोई स्पीशीज काम नहीं आने वाला है, SOF2 वगैरह ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। ऐसे केस में ये मॉलिक्यूल है जो बहुत काम आता है, SF4। इफ यू यूज SF4 इट इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, इट विल रिमूव OH एंड इट विल फॉर्म फ्लोरो। तो नोट करके ये लिख लो आप कि SF4 इज रिएक्टिव एंड गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? फ्लोरीन, हाँ जी बिल्कुल, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ना, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, आपने ये नोट कर लिया? चलो ये नोट करो, और जस्ट एक रिएक्शन में देखता हूं अभी तुम लोग का थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप हुआ या नहीं। आप बताओ अगर SF4 को वाटर के साथ मिक्स कर दें, कैन यू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट? थिंक अबाउट इट। ऐसे तो मैं याद ही करवाना है इसको, लेकिन आप थोड़ा सोचो तो सही, कुछ चल रहा है दिमाग में आपके कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लगाओ दिमाग, बना के दिखाओ, और सोच जो भी अगर करना आप उसके पीछे का आप लॉजिक बताना मुझे कि कैसे किया है। ट्राई ट्राई SF4 प्लस वाटर क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है, पार्शियल मत कराना, ठीक है ना? करा के देखो क्या बन रहा है। अरे मैंने PCl5 की हाइड्रोलिसिस समझाई थी ना, वैसे देख करके बताओ। कर लिया भाई? आइए चलिए देखते हैं क्या किया होगा, ध्यान से सुनो। सल्फर इज इन +4 स्टेट इन दिस, ये सुनो, बोलो भाई। एंड फ्लोरीन इज इन -1 स्टेट।
सो नेचुरली जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है विच इज पार्शियली नेगेटिव, ये किधर की तरफ जाना चाहिए? सल्फर के पास। फ्लोरीन के पास तो जा भी नहीं सकता है। अगर ये सल्फर के वेकेंट डी में जाएगा तो फ्लोरीन को यहां से बाहर निकाल देगा। बोलो भाई। तो आप देखो +4 के कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फर का कौन सा एसिड होता है? H2SO3। अरे बोलो ना। एंड साथ में क्या बनेगा? हाँ जी, F- है, H+ के साथ मिलकर क्या बनेगा? HF। अच्छा, ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो जैसे याद करो, कार्बोनिक एसिड इज नॉट स्टेबल, लाइक दैट दिस इज ऑल्सो नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। इट डिकम्पोजेज, एंड डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? वही वाटर निकल जाएगा और SO2। अभी भी ये +4 ही है, तो लिख लो इसको अच्छे से। HF तो इजी है ना, कैसे नहीं बन सकता है? F- है और H+ है तो HF नहीं बनेगा। नेगेटिव स्टेट में है ना वो, तो HF ही बनेगा। तो प्लेन हाइड्रोलिसिस है ये, बिल्कुल। +4 का +4 में जाएगा। कर लिया सबने? तो बच्चों, वी आर डन विद द हैलाइड्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। अब जनरल प्रॉपर्टी सारी हो गई। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला है तो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल है। अब देखो ऑक्सीजन हमने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। जैसे एल्कली मेटल के ऑक्साइड, उनमें एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एम्फोटरिक कैरेक्टर हमने देखा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखा है, बोरॉन फैमिली में देखा है। वो सबको इकट्ठे यहां पे ग्लिम्स देना है, क्योंकि वो हर जगह हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए। तो एक तो ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन एंड इट्स रिएक्शन, और उसके बाद ऑक्सीजन का दूसरा फॉर्म कौन सा है? एलोट्रोपिक फॉर्म O3, उसका प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। ये खत्म हो जाने के बाद फिर सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनमें H2SO4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर सपोज टू स्टडी, एंड H2S। इतना कर देते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ। बन सकता है SOF2 टाइप में। हाँ, क्या बनाया था? कौन सा? इसके अंदर देखो, ऐसे सोच लो कि जब आपका OH आ रहा होगा, पहली बात तो ना इनऑर्गेनिक में इतना मैकेनिज्म में अप्रोच नहीं रखना होता है, क्योंकि ऐसे सोचने लग जाओगे तो हाथ पैर ही नहीं चलने वाला है। फिर चारों फ्लोरीन को हटा के OH 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 लगा सकते हैं। बोलो, सिंपल लीविंग ग्रुप के जैसा समझ करके। अब एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, इतने सारे OH स्टेबल होंगे नहीं, तो OH और H मिलकर के H2O निकल जाएगा, तो इट विल बिकम H डबल बॉन्ड OH OH, दिस इज H2SO3, एंड फाइनली यहां से हमारा SO2 निकलता है। मतलब दो OH ही ढंग से स्टेबल नहीं है, चार चार कहां से होंगे? तो वैसे समझ। अदरवाइज वी सिंपली चेक दीज रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि कौन से ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं ना, उसके हिसाब से सोचते हैं। चलो भाई, सेटिंग डालो, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। लिखो बेटा। याद करो, एक वर्ड मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया था कि अगर किसी गैस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाए, वोलेटाइल तो नॉर्मल टर्म है, वोलेटाइल तो सॉलिड्स के लिए, मोस्टली लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। जो गैस है उसमें क्या वोलेटाइल? क्रायोजेनिक। क्या था? क्रायोजेनिक लिक्विड था, गैस था? हाँ, तो लिख लो, ऑक्सीजन इज क्रायोजेनिक गैस, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड क्रायोजेनिक गैस, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड क्रायोजेनिक गैस। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गैसेस विथ एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पढ़ाया हुआ है, बताओ कितना बॉइलिंग पॉइंट? 90 केल्विन, लिख लेना 90 केल्विन।
90K, 90 Kelvin. राइट, नोट कर लिया सबने? हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन में देखो, अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो O16 होता है, और अगर क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 इज, सो दीज टू आर द मेन आइसोटोप्स। हालांकि अभी के टाइम पे देखोगे तो आइसोटोप्स और भी ऑक्सीजन के मिल चुके हैं नेचर में, या सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, बट दिस इज यूज्ड, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी मैकेनिज्म के अंदर कुछ ट्रेसेस करने होते हैं, पता करना होता है कि ऑक्सीजन एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, तो वहां पे O18 को रिप्लेस करके हमेशा चेक करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ऐसे ही आप अगर O2 के बारे में सोच रहे हो तो ये नॉर्मल होगा, और अगर O2 में 18 वाला फ्लेवर आ गया तो ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हो जाएगा। गॉट इट? अगला पॉइंट लिखो, पैरामैग्नेटिक मैंने लिखवाया है ना? हाँ जी। अब मुझे ये बताओ, क्या ऑक्सीजन अगर आप इसको लिक्विफाई करते हो, विल इट बी कलर्ड? बोलो। ये लाइट ब्लू होता है व्हेन इट इज कंडेंस्ड एट लोअर टेम्परेचर, जबकि नॉर्मल गैसियस फॉर्म में इट इज कलरलेस। लिखो, इन गैसियस फॉर्म इट इज कलरलेस, but it is light blue, but it is light blue in condensed form, but it is light blue in condensed form. ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें डबल है, और इसमें ट्रिपल है ना? तो ये तो समझ में आता है कि ये इनर्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इतना बेकार है इसके केस में एन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, बुक्स में देखोगे तो H2 भी इजीली रिएक्ट नहीं करता है। आपको याद होगा जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2, ऑल्दो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं होता रूम टेम्परेचर। N2 प्लस H2 कंबाइन ही नहीं करते हैं, यहां तक कि ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन डाल दो तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जबकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, आई मीन व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर 1, और इसका 1s1s का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से H2 जल्दी रिएक्ट नहीं करता, नॉन पोलर भी है। लेकिन इन तीनों में अगर हमें रिएक्टिविटी देखना हो तो सबसे खराब ये है, उसके बाद होना ये चाहिए, फिर ये आना चाहिए, बट इंटरेस्टिंगली इट इज मच मोर रिएक्टिव देन एनी ऑफ देम। ऐसा क्यों है? वाई ऑक्सीजन इवन इफ इट हैव डबल बॉन्ड स्टिल इट इज क्वाइट रिएक्टिव एज कंपेयर टू N2 and H2? नहीं देखो, लोन पेयर नाइट्रोजन पे नहीं दिख रहा है रे मोटू, N के पास लोन पेयर नहीं है क्या? पैरामैग्नेटिज्म इज द मेन रीजन। इट इज अ रेडिकल, डाई रेडिकल, एंड रेडिकल चाहते हैं कि उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। लिखो, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, आई मीन हाईली रिएक्टिव लिखना गलत बात है, ऐसे तो हम ही लोग जल जाएंगे। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, more reactive as compared to nitrogen and hydrogen due to it is paramagnetic in nature. It have unpaired electron.
ना। हाँ, जब वो उस, या देखो दो चीजें होती है, या तो इंटेंसिटी बहुत हाई हो तो वो नॉर्मल गैसियस फॉर्म में भी दिख जाता है, जैसे NO2 का केस है, वो ब्राउन कलर का गैस वेपर फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा, जबकि O2 का लाइट कलर होता है। तो लाइट कलर को जब आप नजदीक लेके आते हो, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं, तो उसका कलर विजिबल होता है, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया। इट इज having two unpaired electron, it is diradical and that's why it is reactive. Got it? तो ये तो हो गई बेटा इसकी प्रॉपर्टी। ये लगभग लगभग आप बोल लो जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे नोबल गैसेस के कुछ पार्ट को छोड़ दो, कुछ आप नोबल मेटल्स के ऑक्साइड को छोड़ दो, तो बाकी मोस्ट केसेस में ये बाइनरी कंपाउंड बनाता है। लिखो, ऑक्सीजन इज सो रिएक्टिव that it forms binary compound with almost all the elements. It forms binary compound with almost all the elements. Form binary compound with almost all. बेटा +1 वाले तुम लोग की आईडी अलग है आज के लिए ना, एक बारी रजत सर को मैसेज कर लो। ठीक है, नोट कर लिया सबने ये? हाँ जी, अब हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसमें भी हम लोग यही करेंगे बेटा, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो स्मॉल स्केल पे ऑक्सीजन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हायर ऑक्साइड। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, याद करो, जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। तो जहां कहीं पे भी हायर ऑक्साइड की पॉसिबिलिटी बने, मोर देन वन ऑक्साइड कोई भी बना रहा हो, तो उनमें जिसमें हायर ऑक्सीजन कंटेंट हो, वैसी चीजों को अगर आप डायरेक्ट हीट करते हो तो आपको ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। जैसे लेड के दो ऑक्साइड है, PbO है, PbO2। तो PbO2 को गर्म करोगे, सिंपली हीट करना है, तो आपको पहले बनेगा Pb3O4 एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर लेना। अब ये जो Pb3O4 है, अगर इसको भी आप हीट करते हो तो ये PbO बन जाएगा +O2। अब इसको हीट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होगा +2 वाला। ये किस तरह का रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। एक देखो +4 से इस Pb3O4 को अगर आप नॉर्मली लिखो तो ये PbO डॉट PbO2 का ऐसा फॉर्म है, देख लो सही लिख रहा है। तो देखो इसमें कुछ पोर्शन +4 में है, कुछ +2 में है। तो अगर आप इसको पूरा बैलेंस करने पे पड़ोगे तो 1 एंड मतलब 2 3 यहां लिखना पड़ेगा, ताकि इस 3 में से 2 पोर्शन ऑलरेडी +2 में आ चुके हैं, मतलब इनका रिडक्शन हो चुका है। तो ऑक्सीडेशन जरूर होगा, तो जो -2 में है यही कहां गया है? 0 में। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। तो ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है। यहां पे भी वही कहानी है, जितना जो बचा था हमारा PbO2 में, अब वो भी गायब होकर के PbO में चला गया। दिस इज ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। राइट इट डाउन। देखो, बाय हीटिंग हायर ऑक्साइड, by heating higher oxides, higher oxide of most of the metals, higher oxide of most of the metals। अब आप गेस करो, अगर आपके सामने Fe2O3, इसको गर्म करोगे तो क्या आएगा? आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, FeO and Fe2O3। तो पहले ये बनेगा Fe3
O4, मतलब मिक्स्ड, +2 +3 का मिक्स। अब आप इसको बनाओ, FeO.Fe2O3 होता है, यानी +2 +3 का मिक्सचर। कुछ पोर्शन 3 का कहां चला गया, 2 में रिडक्शन, तो ऑक्सीजन निकल के आएगा ही भाई। अब ये जो आपका Fe3O4 है, इसको और स्ट्रांगली गर्म करोगे तो आपका FeO बन जाएगा, NO2 फिर से निकल जाए। नोट करते चलो, जल्दी करो इसको। अच्छा मुझे ये बताओ, MnO2, हाँ जी बिल्कुल वही मैं पूछना चाह रहा था, MnO2 का कहीं यूज देखा है आपने? डी ब्लॉक के अंदर हमने यूज किया है, कैसे? टू प्रिपेयर KMnO4, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। नाम क्या है इसका? पायरोलुसाइड। कौन से कलर का होता है ये? याद करना है ये सब चीजें, छोड़ना नहीं है। मैं एग्जाम में पूछ अभी रुको, अब कलर में पूछना शुरू करता हूँ। अब तुम लोग ना इंटीजर टाइप में कलर डाल देता हूँ, फिर समझ में आएगा। हाँ जी देखो, इधर ध्यान से देखो, MnO2 को अगर आप H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करते हो, देखो कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है सामने, क्योंकि H2SO4 में सल्फर ऑलरेडी कौन से स्टेट में है, +6। अब उसको क्या ऑक्सीडाइज करोगे भाई? तो ये फिर से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके Mn एसिडिक मीडियम में कहां जाता है, +2 स्टेट में, तो ये MnSO4 बनाएगा और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा। दिमाग लगाओ। मुझे जितना याद है, मुझे लगता है कि ये ब्राउनिश कंपाउंड होता है, ब्राउनिश या हाँ ब्राउनिश साइड में, मेरे दिमाग में तो भी यही है। फिर भी तुम लोग याद करना भाई, तुम्हें एग्जाम लिखना है, मुझे थोड़ी ना लिखना है। मुझे तो एक बार तैयार करके आपको समझा देना है बस। ब्लैक ब्राउन चलेगा, कोई दिक्कत, दोनों फॉर्म में है, ब्राउनिश ब्लैक। चलो मिटा दो इसको। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, बाई हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स। सेकेंड लिखो, बाई हीटिंग ऑफ। और नाइट्रेट्स मैं आपको क्लास 11 से पढ़ा रहा हूं, नाइट्रेट की हीटिंग मैं 11 से पढ़ा रहा हूं, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप कुछ, मैं सिर्फ रिएक्टेंट हीटिंग लिखूंगा, आप प्रोडक्ट खुद से लिखो, देखते कितने लोगों को याद है। ठीक है, हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। LiNO3, चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। NaNO3, जल्दी बनाओ। इसका प्रोडक्ट लिखो, क्या आएगा? बैलेंसिंग पे अभी उतना फोकस नहीं है, बस प्रोडक्ट पे। चलो बेटा बताओ, इसका हीटिंग करने पे क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? Li2O प्लस NO2 प्लस O2। कितने लोगों ने बनाया, हाथ उठाओ। नहीं आता? आइए आइए समझाता हूं, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। देखो जितने भी सॉल्ट्स हैं, नाइट्रेट या फिर इनफैक्ट सारे सॉल्ट्स को कैटाइनिक पार्ट पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 मेजर कैटायन बताए थे मैंने। वेरी लो पोलराइजिंग पावर, गुड पोलराइजिंग पावर एंड वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। और ये जो लिस्ट थी हमारी वेरी लो में, उनमें सिर्फ यही मेटल्स आते हैं, सोडियम लिथियम नहीं है उसमें, सोडियम से लेके सीजियम आयन तक।
क्योंकि ये सबसे बड़े हैं और चार्ज भी +1 है। एंड पोलराइजिंग पावर होता क्या है? पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू चार्ज बाई साइज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आप समझ लो। साइज का स्क्वायर कर लो नीचे, ये तो बस क्वालिटेटिव मेजर मैं दिखा रहा हूं, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन नहीं है ये। तो आप बताओ सबसे ज्यादा साइज इनका, सबसे कम चार्ज है, तो सबसे लोअर पोलराइजिंग पावर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इन्हीं का आता है ना, एल्कली मेटल्स का। लिथियम उनमें थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो ये आ गया यहाँ पे गुड पोलराइजिंग पावर में, लिथियम हो गया, बेरिलियम 2+ हो गया, यहां से ले करके जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब इसी के अंदर आते हैं, आयरन वगैरह सब। फिर हाई पोलराइजिंग पावर, या फिर आप ये बोलो नोबल मेटल टाइप में, नोबल मेटल केटायन। तो जैसे उसके अंदर आ गया सिल्वर आयन, और कॉपर के नीचे वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के नीचे वाले जो है मर्क्यूरी का +2 आ गया, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब के +2 +4 आ जाए, है ना। ये बहुत हाई पोलराइजिंग पावर है। तो जब एकदम लो वाले को हीट करते हो तो ये नाइट्राइट बना के ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, KNO2+ ऑक्सीजन। और जो थोड़ा ज्यादा होता है उसका सीधा ऑक्साइड बनता है, डायरेक्ट ऑक्साइड। देख रहे हो ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी कितनी है, ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है, ऑक्साइड बन गया। और ऑक्साइड बन गया तो यानी नाइट्रोजन निकलना पड़ेगा, तो NO2 NO2 का फॉर्म निकल के आता है। समझ रहे हो? यहां पे ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में लिथियम का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, +1 से +1। तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है? फिर नाइट्रोजन +5 से कहां गया है, +4 में। क्या हुआ है इसका? रिडक्शन। तो किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वो ऑक्सीजन जाता है। ऐसे याद रहता है, वरना कई बार आप यहीं बना के रुक जाओगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचो इस पूरे प्रोसेस में -2 से -2 में ही रह गया ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन अकेले +5 से +4 कैसे आ सकता है? कोई ना कोई तो होगा जो ऑक्सीडाइज होगा। सो दिस इज ऑक्सीजन। नाउ इन अदर केस यू कैन सी, ये +5 से कहां जा रहा है, +3, रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन कहां जा रहा है, -2 स्टेट से 0, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का बनना तो तय है भाई, नाइट्रेट को हीट करोगे ऑक्सीजन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, NO2 कब मिलेंगे कब नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो NO2 कब मिलता है? विथ गुड पोलराइजिंग पावर मेटल्स एंड विथ हाई पोलराइजिंग पावर, उन सबके साथ। सो नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दीज केसेस? You are going to get oxide plus NO2 plus O2, NO2 O2, NO2 O2, NO2 O2, NO2 O2. Now how about this? इनके लिए क्या होगा? तो सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हो तो पहले तो ये Ag2O बना करके NO2 O2 देता ही है, लेकिन इसको भी 400-500 डिग्री के आसपास भी लेके जाओगे तो ये ब्रेक कर जाता है, अनस्टेबल होता है। इट गिव्स फ्री सिल्वर। एंड यही इसकी इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इनका यूज करते हैं हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। मतलब कि सिल्वर के सॉल्ट्स लेकर के किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रांगली हीट करोगे तो सारी चीजें उड़ जाएंगी, लास्ट का जो रेसिड्यू बचेगा वो प्योर सिल्वर होगा। बाकी सबके केस में देखो ऑक्साइड बन रहा है, और लो वाले के साथ नाइट्रेट, ये सब सॉलिड है बेटा, दीज आर सॉलिड, ये तो गैस है, ये निकल जाए। अच्छा बताओ, O2 पैरामैग्नेटिक है, NO2 भी क्या है? आनो बार O2 पैरामैग्नेटिक है और NO2 भी, तो दोनों पैरामैग्नेटिक यहां निकल रही है, यहां एक ही पैरामैग्नेटिक गैस है। तो यहां बेटा HGO आता है, NO2 आता है, O2 आता है, और बाद में इसको गर्म करो तो ये फ्री। लाइकवाइज आप प्लैटिनम के भी ऑक्साइड को गर्म करोगे तो प्लैटिनम सीधा आपको मिलने वाला है। कॉपर से नीचे जितने भी हैं उनके ऑक्साइड को हीट करने पे प्योर मेटल मिलता है। याद रखना ये लाइन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर के नीचे जितने भी मेटल है, कितने हैं मैंने बताया भी था भाई आप लोगों को, ये सब और भी है नीचे लिस्ट ना, बट मेनली आप मान के चलो कि हैवियर मेटल्स हैं मोस्टली D ब्लॉक के। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया?
तो एक और रिएक्शन लिखते हैं और फिर बात खत्म करते हैं ऑक्साइड का, एंड दैट इज हीटिंग इट NO2। मैंने बताया था दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। मैंने यहां समझाया है कि लो पोलराइजिंग के साथ आपका NO2 गैस नहीं बनता है, ये नाइट्राइट बनाते हैं, बाकी डायरेक्टली ऑक्साइड बनाते हैं। दिस फॉर्म नाइट्राइट एंड दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड, एंड इनमें से ये तो ऑक्साइड भी इनका ब्रेक कर जाता है। तो ये 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 यहां से लेके यहां तक दूसरी कैटेगरी, और इसके बाद तीसरी। तो यहां तक में आपको NO2O2 मिल रहा है। NO2 ध्यान रखना ये NaNO2 आयनिक फॉर्म है ये, और यहां NO2 गैस मिल रहा है, और लास्ट में आपका फ्री मेटल मिल रहा है। मैंने बताया ना कि यहां पे पोलराइजिंग पावर, अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो वो डिकम्पोज कर देगा नाइट्रेट्स को पूरी तरीके से ना, सिर्फ ऑक्सीजन को खींच के अपने पास लेके जाएगा। ऐसे समझ लो कि बेरिलियम 2+ है और ON डबल बॉन्ड O ये है, तो ये इस ऑक्सीजन को ही खींच लेगा अपने पास, तो इसलिए BeO बन जाता है और वो NO2 निकल के बाहर हो जाता है। समझ गए बेटा? बोलिए। चलिए तो अब लास्ट एक लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बल्कि ना, ठीक है। तो वी आर डन, थोड़े से और प्रिपरेशन रह गए। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।